नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर सेकंड का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, यानी कि यूरोप के अंदर समाजवाद और रूसी क्रांति। तो इस चैप्टर में हम कई सारे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उसी में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है द एज ऑफ सोशल चेंज, यानी बदलाव का, सामाजिक बदलाव का जो दौर है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाता है, और उस रेवोल्यूशन की लिगेसी के बारे में हमने पढ़ा था, उसके योगदान के बारे में हमने पढ़ा था कि इस रेवोल्यूशन की वजह से जो आइडियाज़ ऑफ इक्वेलिटी हैं, फ्रीडम है, फ्रेटर्निटी है, या यूँ कहें कि इंडिविजुअल राइट्स है, तो ये जो आइडियाज़ हैं ये सारे के सारे फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है, जिनके बारे में पूरे विश्व के अंदर डिस्कशन किया गया, इन विचारों को पढ़ा गया और इन विचारों का इस्तेमाल करते हुए विश्व के अलग अलग इलाकों में अलग अलग गतिविधियां की गई थी। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जो पावरफुल आइडियाज़ थे फ्रीडम और इक्वेलिटी के, ठीक है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में पूरे के पूरे यूरोप के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो जाते हैं, स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। यानी स्वतंत्रता और समानता के जो विचार थे ये यूरोप के अंदर फैलना शुरू हो जाते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में। सेकंड थिंग ये थी कि ये जो विचार हैं ये यूरोप और एशिया दोनों जगह फैले, और इसके साथ साथ जो आइडियाज़ थे इंडिविजुअल राइट्स के बारे में और सोशल पावर को कंट्रोल कौन करेगा, तो इन आइडियाज़ के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे ही फ्रीडम एंड इक्वेलिटी के ये जो विचार यूरोप और एशिया के अंदर फैलने शुरू हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में, तो डिस्कशन का एक दौर शुरू होता है। और वो डिस्कशन किन पॉइंट्स के ऊपर हो रहा था, तो वो डिस्कशन हो रहा था इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर, यानी व्यक्तिगत जो अधिकार हैं, किसी भी व्यक्ति के अधिकार, कौन कौन से अधिकार हैं, उन अधिकारों की प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है, लोगों को किस तरीके के अधिकार मिलने चाहिए। तो इन इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर, और साथ साथ ये कि समाज के अंदर जो सामाजिक शक्ति है वो किसके पास में होगी, यानी समाज को कंट्रोल करने की पावर किसके पास में होगी, तो ये डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरीके का इंडिया के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी इसी प्रकार की एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें राजा राम मोहन राय और डेरोजियो, ये वो विद्वान होते हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के योगदान के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो विचार निकले थे उनके बारे में उन आइडियाज़ को इंडियन सोसाइटी में फैलाना शुरू करते हैं, और इन्हीं आइडियाज़ के बेस पे अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का दौर एक तरीके से सामाजिक बदलावों का दौर था, जहाँ पे फ्रीडम एंड इक्वेलिटी जैसे विचार समाज के अंदर अपनी जगह बना रहे थे, साथ साथ इंडिविजुअल राइट्स और सोशल पावर को कंट्रोल कौन करेगा, यानी समाज को कंट्रोल कौन करेगा, ऐसे विचारों के ऊपर ज़ोर शोर से चर्चाएं शुरू हो गई थी। और भारत में भी इसका कहीं ना कहीं हमें प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इन विचारों को इंडिया के अंदर स्प्रेड करने का क्रेडिट कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय और डेरोजियो को जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ ये निकल के आ जाती है कि लोग या अलग अलग ग्रुप्स सोशल चेंज की बात कर रहे हैं कि समाज के अंदर बदलाव तो होने चाहिए। ठीक है, तो इसी में जो सबसे पहला ग्रुप है वो आ जाता है लिबरल्स का। लिबरल्स को हिंदी में कहते हैं उदारवादी। तो उदारवादी यानी लिबरल्स, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप चाहता था कि भाई सोसाइटी के अंदर चेंज होना चाहिए, समाज के अंदर बदलाव आने चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि ये किस तरीके के बदलावों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी, ये एक ऐसा नेशन चाहते थे जो कि टॉलरेट करे ऑल रिलीजन को, यानी ये एक ऐसा राष्ट्र चाह रहे हैं जहाँ पे सारे के सारे धर्मों को एक समान नज़र से देखा जाए, यानी धर्म के आधार पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, और राष्ट्र का
किसी भी नेशन का एक ऑफिशियल रिलीजन ना हो, इस तरीके की विचारधारा है लिबरल्स की। तो उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जो सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखता हो। दूसरी चीज़, ये उस पावर को, उस अनकंट्रोल पावर को अपोज करते हैं, ठीक है, जो डायनेस्टिक रूलर्स के टाइम हुआ करती थी। यानी इनका ये मानना था कि जो राजशाही है, जो राजा का शासन है, ठीक है, तो वो निरंकुश होते हैं राजा, उनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं होता, वो अपनी मन मर्जी चलाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए पॉलिसीज़ और लॉज को फ्रेम करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लिबरल्स ने ऐसे डायनेस्टिक रूलर्स की अनकंट्रोल्ड पावर का विरोध किया, उसको अपोज किया, ठीक है। थर्ड थिंग इनके बारे में ये कही जाती है कि इन्होंने ये कहा कि जो इंडिविजुअल्स के राइट हैं, हर व्यक्ति के जो अधिकार हैं, ठीक है, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। और सुरक्षा किससे मिलनी चाहिए? सुरक्षा मिलनी चाहिए उस दौर के, उस समय के सरकार से। यानी शासन का जो भी स्वरूप है, चाहे मोनार्की है या रिपब्लिक है, ठीक है, तो ऐसे दौर में व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए, ये इस चीज़ की वकालत भी करते हैं। तो बेसिकली 3 पॉइंट्स हमारे सामने आए। सबसे पहली बात कि ये एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जहाँ सारे धर्मों को एक दृष्टि से, एक समान नज़र से देखा जाए। दूसरी चीज़, ये उस अनकंट्रोल्ड पावर का अपोज करते हैं जो डायनेस्टिक रूलर्स के पास होती है। तीसरी चीज़ कि ये कहते हैं कि हर व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात इनके बारे में देखने को मिलती है कि ये लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि राइट टू वोट, इसकी पैरवी नहीं करते हैं। यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को हिंदी में कहते हैं साथियों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट नहीं करते हैं। यानी सारे के सारे लोगों को किसी भी क्षेत्र में या किसी भी राज्य में या किसी भी देश के अंदर सारे के सारे लोगों को वोट डालने का अधिकार मिले, ये इस बात के समर्थक नहीं हैं। तो ये किस बात के समर्थक हैं? तो लिबरल्स का ये मानना था कि जो लोग प्रॉपर्टी के ओनर हैं उनको ही राइट टू वोट मिलना चाहिए। तो लिबरल्स यानी उदारवादी ये क्या कहते हैं कि ऐसे लोग, बेसिकली मेल्स की ही बात करते हैं, कि ऐसे पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी है या जो प्रॉपर्टी के ओनर हैं, उन्हीं लोगों को राइट टू वोट मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वीमेन को राइट टू वोट देने के फेवर में लिबरल्स नहीं हैं। तो ये 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं लिबरल्स के बारे में कि एक ऐसा ग्रुप है जो समाज के अंदर चेंज तो चाहता है, और किस आधार का, किस तरीके का चेंज चाहता है, वो ये 6 पॉइंट्स हमारे सामने क्लियर करते हैं। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप है जो सोशल चेंज की डिमांड करता है या जो सोशल चेंज के फेवर में है, वो ग्रुप है साथियों रेडिकल्स का। रेडिकल्स को हिंदी में कहते हैं आमूलचूल परिवर्तनवादी, यानी जो पूर्ण रूप से और बड़ी जल्दी समाज के अंदर बदलाव चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप है रेडिकल्स का ग्रुप। अब रेडिकल्स के बारे में देखते हैं। जैसे हमने लिबरल्स को देखा, वैसे ही अब रेडिकल्स को, इन आमूलचूल परिवर्तनवादियों की विचारधारा को देखते हैं। तो पहली चीज़ तो यही है कि रेडिकल्स ऑल्सो प्रमोटेड द चेंज इन द सोसाइटी। ये भी सामाजिक बदलावों की पैरवी करते हैं या समर्थन करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें क्या है? दे वॉन्टेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। यानी ये एक ऐसा राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं जिसके अंदर सरकार वहाँ रहने वाली जनसंख्या के बहुमत पर आधारित हो। यानी किसी इलाके के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जिस भी सरकार के फेवर में है, उन लोगों की सरकार बननी चाहिए। यानी दे wanted a nation in which government was based on the majority of country's population। यानी उस देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या जिस प्रकार की सरकार चाहती है वैसी ही सरकार होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये लोग रेडिकल से अलग हैं।
ये लोग रेडिकल से अलग किस तरीके से हैं? तो साथियों, ये लोग रेडिकल से अलग ऐसे हैं कि इन्होंने वीमेंस सफ्रेगेट मूवमेंट को सपोर्ट किया है। यानी महिलाओं के लिए, महिलाओं को मताधिकार देने के लिए जो आंदोलन चलाए गए, उन आंदोलन को इन लोगों ने सपोर्ट किया। ठीक है, तो वीमेन सफ्रेगेट मूवमेंट, सफ्रेगेट मूवमेंट का मतलब क्या है? ए मूवमेंट टू गिव वीमेन द राइट टू वोट, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार देने के लिए जो भी आंदोलन, जो भी मूवमेंट चलाए गए, उनको कहा गया सफ्रेगेट मूवमेंट। ठीक है, तो उसको ये सपोर्ट करते हैं। अभी हम लिबरल्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लिबरल्स जो हैं वो वीमेंस को राइट टू वोट देने के फेवर में नहीं है। बट रेडिकल्स क्या कह रहे हैं? रेडिकल्स उस दौर में महिलाएं जो भी आंदोलन चला रही थी, या समाज के ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो महिलाओं को राइट टू वोट देने के पक्षधर थे, और वो इस चीज़ की प्राप्ति के लिए मूवमेंट्स चला रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, तो उन सारे के सारे आंदोलनों को सपोर्ट करते हैं रेडिकल्स। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ जो रेडिकल्स हैं वो जन्म से जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, उन विशेषाधिकारों के खिलाफ हैं। तो ये क्या करते हैं? ये अपोज करते हैं, दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स। जो बड़े जमींदार हैं उनको जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, उनके रेडिकल्स खिलाफ हैं। सेकंड थिंग, ऐसे लोगों के भी खिलाफ हैं जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं और जिनके पास धन संपत्ति है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े जमींदार हैं और जो बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक हैं जिनके पास अथाह धन संपत्ति है, उनके खिलाफ हैं रेडिकल्स। लेकिन यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि जो रेडिकल्स हैं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस के खिलाफ नहीं है, यानी निजी संपत्ति का जो सिद्धांत है उसके खिलाफ रेडिकल्स नहीं है, बल्कि ये लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक व्यक्ति या कुछ ही लोगों के पास में, यानी समाज की अधिकतर प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के हाथ में इकट्ठी ना हो जाए, ये इस विचारधारा के खिलाफ है। जबकि निजी संपत्ति का, यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, उसके ये खिलाफ नहीं है। बस इनका ये मानना है कि समाज के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही लोगों के हाथ में एक्यूमुलेट या इकट्ठे ना हो जाएं। तो रेडिकल्स भी एक तरीके की रेडिकल्स भी एक तरीके का ऐसा ग्रुप है जो सोसाइटी के अंदर चेंज चाहता है। साथियों, इसके बाद में एक अलग ग्रुप है हमारे सामने जिसको कहा जाता है कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स को हिंदी में कहते हैं रूढ़िवादी या परंपरावादी। ठीक है, तो ऐसे लोग जो लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों के खिलाफ थे। कंजर्वेटिव्स यानी रूढ़िवादी एक ऐसा ग्रुप था जो रेडिकल्स के भी खिलाफ था और जो लिबरल्स के भी खिलाफ था। यानी जो रूढ़िवादी हैं ये उदारवादियों के खिलाफ भी हैं और आमूलचूल परिवर्तनवादियों के खिलाफ भी हैं। क्यों है, सवाल उठता है ये। तो बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो शासन व्यवस्था थी, ठीक है, जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी, कंजर्वेटिव्स उसको सपोर्ट करते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले। और ये ग्रुप 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग ईयर्स में, यानी इन द अर्लियर ऑफ 18th सेंचुरी, इन लोगों का ये मानना था कि भाई सोसाइटी के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज होना ही नहीं चाहिए। ये बात याद रखने वाली है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का दौर अगर देखें तो कंजर्वेटिव्स किसी भी प्रकार के बदलाव के खिलाफ हैं। लेकिन जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है उससे जो आइडियाज़ निकल के आते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कहीं ना कहीं जो राजशाही है, मोनार्की है, उसकी खामियों को भी लोगों के सामने रखा। तो वो सब होने के बाद में कंजर्वेटिव्स की आइडियोलॉजी में भी थोड़ा बदलाव होता है। और वो बदलाव क्या था? तो वो बदलाव ये था कि 18th सेंचुरी में तो ये कह रहे हैं कि भाई समाज को किसी भी बदलाव की ज़रूरत नहीं है, जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी ही होनी चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम भी वही हो, सोशल सिस्टम भी वही हो, इकोनॉमिक सिस्टम भी वही हो, यानी नो चेंज। ठीक है, लेकिन आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्होंने क्या कहा कि हाँ, बदलावों की ज़रूरत तो है, यानी समाज के अंदर
कुछ बदलाव तो किए जाएं, लेकिन ये समाज को एकदम से पूर्ण रूप से बदलने के खिलाफ है। ठीक है, तो इनका ये मानना है, यानी 19th सेंचुरी की अगर बात करें, बाय द 19th सेंचुरी इन लोगों ने क्या कहा कि कुछ चेंज की तो ज़रूरत है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इनका क्या मानना था, दे बिलीव्ड दैट पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। तो इनका ये कहना था कि अब ये बदलाव तो हो, बहुत थोड़ा सा बदलाव हो, और इस बदलाव के दौरान अतीत जो भी रहा उस अतीत को सम्मान की नज़र से ही देखना है। ठीक है, तो पास्ट जो है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यानी वही मोनार्की सिस्टम था, राजशाही थी। तो इनका कहना था कि राजशाही पॉलिटिकल सिस्टम में राजशाही थी, तो सम्मान की नज़र से देखने की ज़रूरत है उसको, उसके खिलाफ जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये कहीं ना कहीं अभी भी जो मोनार्की है उसके फेवर में है कि भाई राजा का शासन ही होना चाहिए, लेकिन कुछ बदलाव हों। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि समाज के अंदर, ये राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो भी बदलाव लाए जाएं, उन बदलावों की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बहुत स्लो होना चाहिए, यानी बहुत धीरे धीरे समाज के अंदर बदलाव होना चाहिए। साथियों, रेडिकल्स चाहते थे कि एकदम से बदलाव आ जाएं, ठीक है, रेडिकली जो सोसाइटी है उसको चेंज किया जाए, लेकिन कंजर्वेटिव्स क्या कहते हैं कि बहुत थोड़े से बदलाव समाज के अंदर हों, इन बदलावों के दौरान अतीत की पूरी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, और ये बदलाव बहुत धीमी गति से होने चाहिए, बहुत रैपिडली ये बदलाव नहीं होने चाहिए। तो कंजर्वेटिव्स के बारे में ये 3 से 4 बातें हैं। पहली चीज़ ये कि दे अपोज द रेडिकल्स एज वेल एज द लिबरल्स। सेकेंड थिंग, अर्लियर इन द 18th सेंचुरी दे अपोज्ड द आइडिया ऑफ चेंज, यानी 18वीं शताब्दी के शुरुआत में ये बदलावों के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद में उसका इम्पैक्ट ये निकला कि इन द अर्ली 19th सेंचुरी दे एक्सपेक्टेड दैट सम चेंज वाज इनविटेबल, कि कुछ बदलाव होने चाहिए, और दे बिलीव दैट पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रोट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। तो बहुत धीमी प्रक्रिया, बहुत धीमी प्रोसेस के साथ में बदलाव हों, ये इनका मानना था। साथियों, इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो बदलाव हुए, तो उन बदलावों के कारण क्या समस्याएं बनी, या वो बदलाव कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद रहे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है, इस कंजर्वेटिव्स के बाद हम लोग देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ठीक है, जो औद्योगिक समाज है और वहाँ पे जो बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों को देखते हैं। तो औद्योगिक समाज की बात करें, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो दौर था, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी के बाद का दौर 1789 के बाद अगर देखें तो बहुत सारे सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस कई सारे हुए। कैसे थे कि नए नए शहर बसना शुरू हुए। ठीक है, न्यू सिटीज़ केम अप, और नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होना शुरू हुए, न्यू इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स डेवलप्ड। तो ये बदलाव है। इसकी वजह से, इसके साथ साथ क्या हुआ, जो रेलवेज़ का नेटवर्क था वो एक्सपेंड कर रहा था कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो रेलवे का एक्सपेंशन होता है, यानी जो रेल नेटवर्क है उसका विस्तार होना शुरू होता है, और इसी के कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाता है, औद्योगिक क्रांति हो जाती है। ठीक है, और ये औद्योगिक क्रांति क्या करती है, ये औद्योगिक क्रांति समाज के हर पुरुष, हर महिला, यहाँ तक कि बच्चों को भी कारखानों में ले आती है, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब साथियों, औद्योगिक क्रांति का मतलब ये है कि जब बड़े पैमाने पे फैक्ट्रियों के अंदर उत्पादन होना शुरू हो जाता है, और इस उत्पादन या इस प्रोडक्शन में मशीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीन। ठीक है, और लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीन ऑन अ फिक्स्ड प्लेस, उसको जो है और ये बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। तो इसको जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी, औद्योगिक क्रांति का नाम दिया। बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर होता है। ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति होती है। तो उस औद्योगिक क्रांति की वजह से बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई गई, और अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या थी, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके चलते समाज के अंदर
जो कामगार वर्ग था, महिला पुरुष, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये फैक्ट्रीज़ में पहुंच गए, वहाँ इनको काम मिलने लगा। तो अब इसमें खाली महिला और पुरुष शामिल नहीं है, साथ साथ बच्चों को भी कारखानों में काम करवाया गया। तो ये पहला एक इम्पैक्ट निकलता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का कि मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ये फैक्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर दिए। लेकिन जहाँ ये लोग काम कर रहे हैं वहाँ की वर्किंग कंडीशंस को अगर हम देखें, जिस जगह जिन फैक्ट्रीज़ में ये काम कर रहे हैं वहाँ की वर्किंग कंडीशन साथियों बहुत ज़्यादा बेकार थी। ठीक है, अब वो कैसे थी? सबसे पहली चीज़ ये कि जो वर्किंग आवर्स थे, यानी काम के जो घंटे हुआ करते थे, वो बहुत ज़्यादा थे। कहीं पे 10 घंटे काम करना पड़ रहा है, कहीं 12 घंटे, कहीं 15 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो जो वर्किंग आवर्स थे, एक दिन में कितने कितने समय तक काम करना है, तो वो वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा लंबे हुआ करते थे। दूसरी चीज़, काम करने के घंटे निश्चित नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके कंपैरिजन वेज भी ज़्यादा होना चाहिए, यानी वेतन भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा था। जो वेजेस थे, यानी वहाँ काम करने वाले लोगों को जो आमदनी, जो तनख्वाह मिलती थी, वो बहुत कम मिलती थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम था कि एक दिन में 12 से 15 16 घंटे तक लोगों को काम करना पड़ता था, और इन कारखानों के अंदर महिला, बच्चे और पुरुष सभी काम करते थे, लेकिन उनको वेतन बहुत ही कम मिलता था, जिससे उनका जो गुजर बसर है वो भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। इसके साथ साथ एक बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की भी थी, बेरोजगारी की भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो कैसे थी कि ऑफ सीजन में, यानी एक ऐसा टाइम जब जो गुड्स हैं उसकी डिमांड कम हो जाती थी, तो लोगों को फैक्ट्रियों से, कारखानों से निकाल दिया जाता था। तो ऐसे में वो लोग बेरोजगार हो जाते थे। तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी उस दौर में। इसके साथ साथ हाउसिंग एंड सैनिटेशन, तो जब सिटीज़ रैपिडली ग्रो होती हैं और ऐसे फैक्ट्रीज़ लगाई गई, तो इन फैक्ट्रीज़ के आसपास या आसपास में जो वर्कर्स हैं उनको रहने के लिए जो क्वार्टर्स, जो घर दिए गए, तो वहाँ पे एक एक कमरे के अंदर 5 10 12 ऐसे लोगों को रखा गया। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुई, साफ़ सफाई नहीं रहती थी, गंदगी होती थी, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई भी अच्छी खासी नहीं रहती थी, मेडिकल फैसिलिटी नाम की कोई चीज़ हुआ ही नहीं करती थी। तो हाउसिंग एंड सैनिटेशंस, ये भी जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा इशू इस दौर में बन के निकलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान खोजने का काम स्टार्ट किया लिबरल्स और रेडिकल्स ने। लिबरल्स और रेडिकल्स यानी उदारवादी और आमूलचूल परिवर्तनवादी, इन्होंने शुरुआत की उन सॉल्यूशंस को ढूंढने की जो इन इश्यूज़ की वजह से हो चुके थे। तो इन इश्यूज़ के जब सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया, तो इन्होंने एक चीज़ ये निकाली कि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का ओनर क्या कर रहा है कि वो वर्कर से काम करवा रहा है, और वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं, उनको वेज दे रहा है जो कि बहुत कम है, लेकिन और कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इनका ये मानना था कि वर्किंग क्लास को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, उनको भी अच्छा वेज मिलना चाहिए, उन्हें एजुकेशन की फैसिलिटीज़ उनके उनके परिवार के बच्चों के लिए होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, ताकि अगर ये लोग जो कामगार वर्ग है, जो वर्किंग क्लास है, अगर वो स्वस्थ रहेगी, उसको सारी सुविधाएं मिलती रहेगी, तो ये और अच्छे से काम कर पाएंगे, जिससे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उस देश की इकोनॉमी में बेनिफिट ही होना है। तो इसलिए इन लोगों ने इन सारी समस्याओं का समाधान ढूंढना शुरू किया, और समाज के अंदर ऐसे लोग, ऐसे महिला और ऐसे पुरुष जो बदलाव को चाहते थे, जो चाहते थे ये कंडीशंस चेंज हो, वो लोग इनके इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो गए और इन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो अच्छा था, पर उसके साथ साथ वो कुछ समस्याओं को भी लेके आया, और उन समस्याओं के समाधान निकालने की प्रक्रिया ने उदारवादी और रेडिकल्स जो हैं इनके लिए एक बेस तैयार किया, लोगों का इनको जन समर्थन मिलना शुरू हो गया। इसी के साथ साथ एक क्लास ग्रुप बचता है साथियों, नेशनलिस्ट का, जिनको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रवादी। तो राष्ट्रवादियों का क्या मानना था? तो राष्ट्रवादी ये चाहते थे कि यूरोप के अंदर 1815 के बाद में जो गवर्नमेंट बनी है, 1815 के बाद में जिस तरीके की सरकार यूरोप के अलग अलग भागों में स्थापित हुई हैं, वो सरकारें खत्म होनी चाहिए। अब 1815 के बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 1815 के अंदर एक युद्ध होता है वाटरलू का, और इस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार होती है। नेपोलियन के हारने के बाद में यूरोप के अंदर जो नई
सरकारें स्थापित की गई, बेसिकली वो सरकारें कंजर्वेटिव्स की सरकारें हुआ करती थी, यानी रूढ़िवादियों की सरकार थी जो कि मोनार्की सिस्टम को सपोर्ट करते थे। तो जो राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादियों का ये मानना था कि ये जो कंजर्वेटिव्स गवर्नमेंट हैं जो 1815 में यूरोप में इस्टेब्लिश हुई हैं, इनका खात्मा होना चाहिए, ये हटनी चाहिए। सो दे वांटेड टू पुट एन एंड टू द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। दूसरी चीज़, इन रेवोल्यूशनरीज का ये मानना था, इन नेशनलिस्ट का ये मानना था कि रेवोल्यूशन होने चाहिए, ठीक है, क्रांति होनी चाहिए, ठीक है। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इनका ये मानना था कि भाई नेशंस यानी राष्ट्र बनने चाहिए, और राष्ट्र भी कैसे, जहाँ पे सारे के सारे नागरिकों को इक्वल राइट्स हो, ठीक है। तो नेशनलिस्ट जो है वो ये चाहते थे कि राष्ट्र बनने चाहिए जहाँ नागरिकों को समान अधिकार हों, और ये राष्ट्र कैसे बन सकते हैं? तो भाई इसके लिए रेवोल्यूशन करने पड़ेंगे। और एक रेवोल्यूशनरी का एग्जाम्पल दिया गया है हमारी बुक में, जिसका नाम है जोसेफे मैज़िनी, जो कि एक इटालियन रेवोल्यूशनरी कम नेशनलिस्ट था। और उसका भी ये मानना था, वो इटली को, जो इटली अलग अलग हिस्सों में, टुकड़ों में बटा हुआ था, तो वो इटली का एकीकरण चाहता था, इटली को भी एक नेशन स्टेट बनाना चाह रहा था। तो उसने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जिनके बारे में क्लास 10 की बुक के फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी कुछ दिया गया है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। ये सेकंड चैप्टर था जिसके बेसिक कुछ चीज़ों को हमने पढ़ा। एक और वीडियो के बाद हम रशियन रेवोल्यूशन को एज इट इज़ पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।